जो वाइवा होता है ना, वो किताब के अल्फाज को रिप्रोड्यूस करने का नाम नहीं होता, ठीक है। वाइवे में वो जब आपसे वो एक सिनेरियो देते हैं, वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि ये बंदा की जो है अप्रोच ठीक है, क्या ये बंदा प्रेशर को हैंडल कर सकता है, क्या इस बंदे के पास रिफ्लेक्सेस हैं कि अगर ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा, मतलब बेसिकली ट्रबल शूटिंग, ठीक है। और दूसरे ये कि जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के का जो रेफरेंस है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने नोट की है, जब भी आप लोग जवाब देते हैं तो आप लोग एक समुंदर के अंदर तैरने लगते हैं, आप लोगों को यही नहीं समझ आता कि बोलें क्या, ठीक है। और होता ये है कि आप लोग टेबल वाइवे के और लॉन्ग के केस को आपस में मिक्स कर रहे हैं। वहां पर 4 से 5 मिनट होते हैं, तो ये जो सिनेरियो होगा ना, उसके अंदर आपके पास इतनी लंबी ठीक है सर। डिटेल्स बताने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये चॉक आउट करना है, जब वो आपको सिनेरियो बता रहे हों, उस बताने के दरमियान दरमियान में आपने उसी वक्त डिसाइड कर लेना है कि मैंने वहां पर बोलना क्या है उस सिनेरियो, और वो चीज प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती, चाहे आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। चाहे आपने जितनी प्रॉब्लम ओरिएंटेड पढ़ ली है और मॉर्गन पढ़ ली है और आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, दुनिया जहान की चीजें पढ़ ली है ना आपने, जब तक वो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए अगले आने वाले दिनों में देखो, आज 25 तारीख है, अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बगैर रिलक्टेंस के रोजाना जो मैं क्वेश्चंस भेजूं, मैं एक क्वेश्चन भेजता हूँ, उसके बाद एक जवाब के बाद कोई जवाब नहीं देता, तो फिर मैं इंसान हूं ना यार, मैं एंजल तो तो हूं नहीं कि मैं दीवार के साथ टक्कर मारता रहूं। मैंने आपको करेक्शन की, उमर ने जवाब भेजा, उसने मेरा जवाब को सुना ही नहीं हुआ था, तैयबा ने जवाब दिया, वो पता नहीं क्या कहानी सुना रही थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस वक्त मेरे सामने एम्बेरस होने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग एग्जाम में एम्बेरस हो, और ग्रुप में किसी से आपको कोई जानता थोड़ी, आपको किस बात की टेंशन है। रिकॉर्ड करके भेजें, 10 दफा भेजें, गलतियां करेंगे, गलतियां करके सीखेंगे, ठीक है। मैं सब लोग जो भी रिकॉर्ड करके भेजेगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूं, ठीक है। तो पहले उसी क्वेश्चन को अब दोबारा से आंसर कौन देगा, पहले आपने तो दिया था तैयबा उमर ये आईफोन कौन है, कौन आंसर देना चाहता है। वही सिनेरियो जो मैंने पूछा था कि एक 50 साल की खातून है या बंदा था, मैंने क्या लिखा था उसका, उसकी पोस्टीरियर फोसा सर्जरी होनी है फॉर ब्रेन ट्यूमर, तो हाउ विल यू असेस। वो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे, या इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, या अगर वो आपको ये नहीं कहते कि आपने एनेस्थीसिया देना है तो हाउ विल यू मैनेज, इस तरह भी पूछ सकते हैं। तो पहला आप कैसे असेस करेंगे, कौन आंसर देगा। जी, तैयबा आप बोलोगी, जी आवाज आ सर। रही है मैं आपको, आंसर दें, शाबाश। अच्छा। Sir, I would like to evaluate my patient on the basis of history examination and investigation, and my concerns are related to tumor of the patient and type of the tumor of the patient, and I would like to know about the radio and chemotherapy that the patient might having. I would evaluate the patient for raised ICP signs and other comorbidities and focal neurological deficit. वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर वो आपसे फर्दर पूछ सकते हैं, वो आपसे काउंटर क्वेश्चन होंगे। और देखो इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ज़हन में रखो, कोई 50,000 तो इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है। वही सीबीसी होती जी है, सर। वही एलएफटीज होते हैं, वही आरएफटीज होते हैं, वही चेस्ट एक्सरे होता है, वही ईसीजी होती हैं, जो कि तकरीबन हर पेशेंट में हो रही होती हैं। उसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट स्पेसिफिक हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा के टेस्ट एक दो Yes, स्पेसिफिक sir. हैं, एनीमिया के एक दो टेस्ट स्पेसिफिक हैं। आप लोग इसको पहले से प्रिपेयर कर लें इस चीज़ को, कि जब आपसे वो अगर ये Yes, sir. पूछे तो सीबीसी फॉर to see any signs of infection, any hemoglobin and hematocrit and platelet Yes, sir. count, ठीक है। इसी तरीके से Yes, sir. LFTs to see any liver dysfunction in the form of hepatocellular damage, ये जुमला याद कर ले, hepatocellular damage और synthetic function यूजुअली। तो और या तीसरी Yes, जो चीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम, लिवर के अंदर यही 3 प्रॉब्लम्स होती है ना। तो अगर आपसे वो पूछ रहे हैं कि लिवर फंक्शन आप क्यों करवाना हो सक उसके अंदर इतने आप इंटेलिजेंट हो कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस पेशेंट में उस वक्त सिंथेटिक प्रॉब्लम है, या हेपेटोसेलुलर डैमेज हो रहा है, या उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, वो आप अपने जुमले में ही बोल सकते हो उसके अंदर। इसी तरीके से जो है आपकी बाकी इन्वेस्टिगेशन रीनल फंक्शन टेस्ट है, जहां पर भी कोई भी चीज जो किडनीज को डैमेज कर सकती है, या कोई ऐसी डिजीज है जिसमें किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आप कहेंगे कि भाई हमने उसका किडनी का
किडनी का फंक्शन देखने के लिए हम रीनल फंक्शन टेस्ट करा रहे हैं। और अल्ट्रासाउंड का अगर नाम लेना है तो आपने कह देना है कि भाई इसमें मेनली कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन देखनी होती है। सीआरएफ को इसी तरह डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो वो कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन होती है, उसकी बेस पे वो बताते हैं कितनी डैमेज हो गई। या अगर इसी के अंदर डायबिटीज के रेफरेंस है, नॉर्मल हालात में इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसकी मजीद डिटेल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, 24 आवर्स क्रेटिनिन। ठीक है। और बाकी इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिवर के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम होती है, किडनीज के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम होती है। या कोई पेशेंट ऐसी दवाइयां ले रहा है कि जिनका कहीं ना कहीं घूम फिर के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इनकी एक्सक्रीशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पे आप, जहां पर भी आपको कोई ऐसी चीज आ रही है, वहां पे आप उसकी बात बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये वजह है, ये पेशेंट या दवाई ले रहा है, या इसको सीआरएफ है, या इसको सीएलडी है, या इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो बाकी जो स्पेसिफिक है वो थोड़े से ही है। हार्ट फंक्शन के वो बीएनपी एएनपी है, या वो आपके ट्रॉप आई ट्रॉप टी है, या ये सीपीके सीकेएमबी है। तो आप इनको 20-25 इन्वेस्टिगेशन है टेबल वाइवे के अंदर भी, और इवन लॉन्ग केस के अंदर यही आपका पास या फेल करता है कि अगर आप बोल रहे हो तो आप कोऑर्डिनेशन के साथ बोल रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है। तो इसके अंदर Yes, sir. इवेल्युएशन के अंदर वो Yes, बाकी या sir. पूछ सकते हैं कि भाई यूजुअली जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो जो क्या उसको कहते हैं बिनाइन होते हैं। अगर आपने ये यहाँ पे बोले कि आई विल डिस्कस विद द सर्जन and have his opinion, what is his plan about the surgery, what is the extent of the problem, what is any neurological deficit, and like what is he anticipating। तो उसके अंदर आपकी पोजीशन का भी बात आ जाएगी, सिक्रीशन की भी बात आएगी। ब्रेन ट्यूमर तो थोड़ा सा स्पेसिफिक है। ब्रेन ट्यूमर के अंदर वो मैंने मैसेज जो रिकॉर्ड करके भेजा था वो आप लोग सुन लीजिएगा, उसके अंदर मैंने बाकी सारी बातों को डिटेल से बता दिया था। ठीक है। ये पहला एस्पेक्ट हो गया। अगला सवाल आपसे ही पूछेंगे जो आपने आईसीपी का जिक्र किया है ना, वो आईसीपी के रेफरेंस से ही अगर मैं आपसे सवाल पूछूं या वहां पर आप बताएंगे, तो अब आपने हर स्टेप के बारे में बताना है। तो इस सर्जरी में सोचिए कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिसमें आईसीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। जी तैयबा। Sir, during laryngoscopy, और during incision, ओके opening of skull, and during वो pinning of the head in frame. पिनिंग ऑफ, अब आप I don't अच्छा, know. पिनिंग ऑफ जो हेड होती है ना, जो पिनिंग ऑफ हेड होती Yes, है sir. उसमें उसके अंदर पेन होती है, वो पेनफुल प्रोसीजर होता है। आईसीपी पेन की वजह से बढ़ेगा इनडायरेक्टली। ठीक है। Okay, लेकिन sir. अगर आप जो इनहेलेशनल एजेंट्स दे रहे हैं, आप उसमें ये बोलेंगे कि जो हमारे Yes, sir. इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं उनसे Inhalation आईसीपी agent. बढ़ता है, उनसे आईसीपी बढ़ता है। Yes, sir. तो Yes, आप sir. इनहेलेशन, I would like to reduce the time of intubation to prevent a hypercarbia or reduce the नॉट time टाइम of ऑफ hypoxia. इंटुबेशन, ज्यादा बेहतर लफ्ज टाइम ऑफ लेरिंगोस्कोपी, नॉट टाइम ऑफ Time इंटुबेशन। of laryngo. Yes, sir. Time ठीक of है। शॉर्ट laryngoscopy. लेरिंगोस्कोपी टाइम, डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया, ब्लंटिंग द Yes, sir. एयरवे रिफ्लेक्सेस, ब्लंटिंग द Yes, स्ट्रेस sir. रिस्पॉन्स। और वो ये जुमला याद कर लें, क्योंकि ये तो वाइवा खत्म होगा ही नहीं होगा ये जुमला बोले बगैर। तो व्हाई नॉट यू क्रैम इट। ठीक है। कि स्ट्रेस Yes, sir. रिस्पॉन्स को, एंड सेम थिंग यू कैन टेल एट द टाइम ऑफ एक्सट्यूबेशन। ठीक है। Extubation. उसके Yes, sir. बाद इनहेलेशनल एजेंट्स की बात हो गई। और Yes, sir. इसके अलावा कोई एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ट्यूमर को जब ड्यूरा ओपन हो जाएगा तो वो आईसीपी का इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन वो आप ये बता सकते हैं कि कई दफा जो सर्जन हैं उसके अंदर एक आपके पास क्या उसको कहते हैं, आपके मैन्यूअर्स हैं कि आप कौन कौन से फैक्टर्स को Maneuver, sir. देखेंगे। Yes, sir. कौन कौन से, एक तो आपने रिलेशनल एजेंट की बात कर दी, और दूसरी 2-3 बातें वो क्या, ये मैं जो बात बता रहा हूँ ना आपको, ये न्यूरो सर्जरी की कोई भी केस आ जाएगा उसमें यही बातें हैं। एक एक Yes, sir. ऐसी एक इनहेलेशनल एजेंट्स हो गया, और क्या बात है। Sir, end-tidal carbon dioxide वेरी गुड। monitoring और दो and बातें हो गई। head position. हेड Head पोजीशन हो should be गई, slightly up, और upward, और and BP. देखो, ये मेरा आपको मशवरा है, Yes, sir. हर चीज के अंदर एबीसी सोचा करो। आपको बहुत सारी Yes, sir. प्रॉब्लम्स अगर अगर आप सोचोगे ना एबीसी, तो वो आपको याद आ जाएगा। अब इसके अंदर एयरवे से रिलेटेड एक एंटाइडल है CO2, तो आपने ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया। हाइपोक्सिया से भी तो आईसीपी Yes, sir. बढ़ता है ना। Yes, sir. उसके बाद और कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे आईसीपी बढ़ता है।
आपने एक हेड की पोजीशन बता दी है, एंडोट्रेकल ट्यूब अगर आपने बहुत नेक पे Yes, टाइट sir. बांध दी है, वो हो गया। और Yes, sir. उसके बाद Light anesthesia, लाइट ट्रेन ऑफ inadequate एनेस्थीसिया हो गया, analgesia. इनएडिक्वेट एनाल्जेसिया हो गया। और अब सी के बारे में सोच लो। सी में जब आप सी सोचोगी तो आपको याद आ जाएगा कि सी को Raised क्या चीज। BP. नहीं नहीं, रेस बीपी नहीं, गलत बोल रही हो। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, मेंटेनेंस ऑफ Yes, sir. सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। Cerebral ठीक, perfusion pressure. Yes, sir. मैं सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कैसे निकलता है? Sir, MAP minus ICP. ओके, तो कितना मेंटेन रखना होता है तकरीबन सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर? Sir, 60 to 70 millimeter 60 of टू mercury. 70, ओके। आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि जो उसका बेस लाइन है, जो उस एज के Yes, रेफरेंस sir. से जो उसका बेस लाइन है, उसको आपने मेंटेन रखना है। ठीक है। Yes, sir. और जो उसकी बात ये जो है, यहाँ पर वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई इसकी सेरेब्रल परफ्यूजन ठीक हो रही है या नहीं। क्या जवाब दोगे इसका? ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, न्यूरो एनेस्थीसिया यही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यही पॉसिबल चीजें हैं जो कहीं Uh, ना कहीं कैसे मॉनिटर किया सर जाता है सर। ट्रांसड्यूसर जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के लेवल पे रख के हम उसकी परफ्यूजन जो है वो एक चीज कर हो गई, सकते हैं, देख सकते। और 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 सर आईसीपी मॉनिटरिंग से कर सकते हैं ठीक है, कि और आईसीपी मॉनिटरिंग होगी, रेज नहीं होना चाहिए। और और बीपी मैप हमने अपनी मेंटेन रखनी होती है। और एक चीज आप मिस कर रही हैं। एक चीज होती है जिसको न्यूरो मॉनिटरिंग कहते हैं, उसमें वो यस सर। पोटेंशियल भी आ जाते हैं, उसमें सारी यस ईईजी सर, भी आ वो जाती है। तो आप न्यूरो मॉनिटरिंग का बात करते हैं, ठीक है। इफ यस सर। दे आर डूइंग न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग, तो न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग आपको बता देगी कि सेरेब्रल परफ्यूजन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। यस सर। ठीक है। तो उसके अंदर ना, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे सेट यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे होता है। एक चीज होती है नेविगेशन, उन्होंने नेविगेशन करनी यस होती सर। है, उससे उनको एग्जैक्टली एंगल पता चलता है। ठीक है। अगर आप लोगों का कोई दोस्त न्यूरो साइंसेस जो है ना, पिन लाहौर में, अगर वो काम करता है तो वहां पे डेफिनेटली, आज मैंने तो नहीं देखा वो, लेकिन आई थिंक वहां पे ये सब चीजें भी होंगी। तो एक नेविगेशन होती है जिससे वो एंगल और वो पता चलता है कि भाई किस एंगल में उन्होंने जाना है अप्रोच करने के लिए, एक चीज होती है। और दूसरे ये न्यूरोफिजियोलॉजी मॉनिटरिंग होती है। ठीक है। तो यस सर। न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग से इवोक पोटेंशियल, मोटर एंड सेंट्री इवोक पोटेंशियल एंड ईईजी, उससे पता चल जाएगा कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक है। तो उसका यस सर। कॉन्सेप्ट में आपको वो दो तीन बातें आपसे पूछ सकते हैं। ग्लोबल स्कीमिया होता है, एक फोकल स्कीमिया होता है। तो ज्यादातर जो चीजें हैं यस ना, सर। उनसे ग्लोबल स्कीमिया का पता चलता है, फोकल स्कीमिया का नहीं पता चलता। और फोकल स्कीमिया इज यस मोर सर। इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब वो ब्रेन की सर्जरी हो रही है तो वो किसी एक स्पेसिफिक जगह की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी ना। तो आपको यस सर। वो फोकल का आपको पता होना चाहिए। तो फोकल के लिए वो 12 लीड ईईजी, या फिर आपकी ये जो है, आप मेंटेन रखें सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, और आप इनहेलेशन एजेंट्स को कम करें। केटामीन आपने अवॉइड करनी है, जो स्ट्रेसफुल टाइम्स हैं उसमें आपने करना है। CO2 को मेंटेन रखना है, O2 को मेंटेन रखना है। फिर दो बातें और रह गई हैं, एक विस्कोसिटी एंड यस टेम्परेचर। सर। टेम्परेचर विस्कोसिटी मॉनिटरिंग। और टेम्परेचर, ठीक है। और इसके अंदर वो इन न्यूरो एनेस्थीसिया में तंग करने के लिए एक सवाल पूछते हैं, व्हाट इज मोनरो कैली डॉक्ट्राइन? Sir, brain is consist of three components: parenchyma of the brain, CSF, and blood. Usually, the brain ICP is maintained with increase or decrease of any of these component. Um, with the shifting of if there is a tumor or a raised ICP, the ICP will be shifted to spinal cord space, or decrease production or increase absorption of ICP, and reduce अगर blood आप इसको supply. इसको अगर आप मजीद कॉन्साइज करें ना, कि ब्रेन के अंदर तीन चीजें हैं, Yes, एक sir. उसके अंदर ब्लड है, एक उसके अंदर CSF है, और एक ब्रेन का टिश्यू है। तो अगर इनमें से किसी भी एक चीज का क्या होगा, तो दूसरे को कंपनसेशन हाँ, होनी चाहिए। अगर नहीं compensatory होगी decrease. तो Yes, sir. ICP बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रेन इज अ क्लोज्ड कैविटी। ठीक है Yes, sir. जी। ये ए, मिस्टर ए, व्हाट यू वांट टू से? और मैं बोला था ये वो ए ने मोनो कैली के ऊपर बात है। हैंड रेज किया हुआ है। एनीवेज,
जी सर, मैं मोनोकैली डॉक्ट्राइन ही बताने लगा था, लेकिन आपने वो बता दिया। चले अच्छी बात है। अच्छा इसके अलावा अब हम ये तकरीबन देखें, अब आपसे मैंने तो आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, अब वहां पर इस चीज को आपने कंपाइल करना है, तो देखें हर क्वेश्चन के अंदर मॉनिटरिंग, स्टेप्स ऑफ एनेस्थीसिया, कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी, वहां पर आपने पूरी डिटेल बताने का ना तो टाइम होगा ना होगा, तो आपको उनके पॉसिबल क्वेश्चंस को पहले से जहन में रखना है कि जब भी वो न्यूरो एनेस्थीसिया का सिनेरियो पूछेंगे, या तो वो आपसे मॉनिटरिंग का पूछेंगे, या वो आपसे आईसीपी से रिलेटेड बात पूछेंगे, या वो आपसे जो लोगों को सब, क्योंकि मैं वो बात नहीं बता रहा जो आप लोगों को आती है, वो वीनस एयर एम्बोलिज्म है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी बातें आप भूल जाएंगे, वीनस एयर एम्बोलिज्म नहीं भूलेंगे, इसलिए मैं उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता है वो आप लोगों को आता है, ठीक है। तो वीनस एयर एम्बोलिज्म होता है, ब्लीडिंग होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रोन पोजीशन होगा तो प्रोन पोजीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीच सिटिंग पोजीशन है तो उसमें हेड अप होगा, तो उसमें सर्किट सर्किट डिस्कनेक्ट हो सकता है, और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपको कंपाइल करना है इस तरीके से कि आपने पहले शुरू में ही बात कर लें, हर दफा देखो सर्जन से डिस्कशन को हर सिनेरियो के अंदर घुसाने की कोशिश करो, तो जब आप बोलोगे सोचोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा हर केस के अंदर आप कर सकते हैं कि वी विल डिस्कस विद द सर्जन अबाउट द पॉसिबल प्लान। अगर कोई ऐसी सर्जरी हो कि जो कि एक ही तरह से होती है, वो एक अलग कहानी है। अगर वो आपसे इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, तो इंग्वाइनल हर्निया भी या वो लेप्रोस्कोपिक होगा या वो ओपन होगा। इंग्वाइनल हर्निया रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल और से होके होता हुआ वो क्या नाम है, ऑब्स्ट्रक्टेड या इनकार्सरेटेड भी हो सकता है। तो आपको ये जब भी बात हो तो सर्जरी रिलेटेड बात, पेशेंट रिलेटेड बात, और अगर उसके अंदर कोई डिजीज रिलेटेड बात, इसको आपने पिक करना है, ठीक है। बाकी ये है कि वही है कि कुशिंग ट्राइड पूछ सकते हैं आपसे। कुशिंग ट्राइड क्या होता है? सर अब किसी और को बोलने दो, कौन बोलेगा? increased ICP, bradycardia and hypertension. इंक्रीज हाई नहीं, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड कब एक पेशेंट में तीसरी चीज एक और क्या होती है? Decreased रेस्पिरेटरी consciousness. डिसफंक्शन है सर, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग है। यस, इरेगुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद इसके अंदर और कोई चीज रह तो नहीं गई है उमर? अब वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस सिनेरियो? जी सर, तकरीबन सारा आपने कवर कर दिया है। बस इसमें ये एक दो बातें और थी कि वो जो इंट्राऑपरेटिव जो इसके उसमें होते हैं मसले, एक तो उसमें ये हो सकता है कि पोजीशनिंग की वजह से मैक्रोग्लॉसिया हो जाता है, वो वीनस एंगॉर्जमेंट की वजह से जुबान बड़ी हो जाती है, बाद में वेंटिलेशन में इशू आता है। और एग्जैक्टली, उसके अलावा एयर के साथ जो है निमो एनकेफेलस होने का खतरा हो सकता है। ये बिल्कुल दो ठीक है, मसले इसके साथ सर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो और मैक्रोग्लॉसिया का भी जी सर। है। और एक्चुअली देखो एक और इसमें चीज ये होगी कि आप हर ये इसमें जो हर सर्जरी के अंदर आपने स्टेप्स याद रखने कि इंडक्शन है, जी प्री मेडिकेशन है, प्री मेडिकेशन है, पहले प्री हर में आपने ये मिस नहीं करना कि पहले कोई चीज आपने जी करवाना है केस या नहीं करवाना, उसके अंदर कोई जी चीज आपने ऑप्टिमाइज तो नहीं करनी, कोई ऑप्टिमाइज हो सकती है तो ऑप्टिमाइज के बाद कर लें। और उसके बाद सारा प्लान, एनाल्जेसिया का प्लान, फ्लूइड मैनेजमेंट का प्लान, ठीक है। इसके अंदर जैसे क्या चीजें आईसीपी को कम करना है, वो आपसे ये भी, हाँ ये एक सवाल याद आ गया, हाउ विल यू, ये आप आंसर आप ही दे दो, हाउ विल यू मैनेज टाइट पेन, मैंने सर्जन इज सेइंग के ब्रेन टाइट है, क्या करोगे? Sir, it means that there is a raised ICP, and the strategies to reduce the raised ICP can be divided into three types. We can reduce the volume of the brain tissue. We can decrease the venous engorgement, and thirdly, we can reduce the what you say CSF volume. So decreasing the first of all, decreasing the brain volume can be decreasing the blood volume can be achieved by some simple measures. For example, head up position 15 to 30 degrees, avoiding hypoxia, hypercarbia, acidosis, and अच्छा देखो, आप सॉरी मैं जी आपको सर। टोक रहा हूँ, अब आप देखो मेरी एक बात सुनो, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल आंसर है इसका। आपने जो बताया है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, अगर आपके पास वहां पर टाइम जी हो तो आप इसी तरह ही बताएं, लेकिन प्रैक्टिकली जी आप सर। उनसे ये कहेंगे कि मैं इमीडिएटली द फास्टेस्ट वे टू रिड्यूस आईसीपी एट दैट टाइम विल बी
आपने एबीसी, फिर increasing मैं वो hyperventilation. बोलूंगा एबीसी, फिर एबीसी ज़हन जी में सर. रखो। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा आप सर, देखेंगे आपने patient पिछली दफा मैंने एबीसी से जवाब दिया था, आपने कहा था कुछ मजा नहीं आया। मैंने इस दफा स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करके नहीं दूसरे नहीं नहीं तरीके से नहीं, जवाब आप सही दिया। कह रहे हो। मैं मेरी बात सुन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी इसके सर. अंदर तरतीब आपने ज़हन में रखनी है। जी ठीक सर. है, मैंने आपको किस पे टोका था, एबीसी पे। आपने मुझे कहा था कि ये वो कुछ मजा नहीं आ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का जिक्र थोड़ा पहले कर देना, क्योंकि वो उसका ज्यादा पहले सुनना चाहेंगे वो, उसके हाँ बाद तो फिर अपना एयरवे और बाकी रिलैक्सेशन पे जाना। जी नहीं सर. नहीं नहीं, ये तो एबीसी ही है, ये एयरवे ना। मतलब बेसिकली सर आपने अगर टाइट ब्रेन है तो सबसे पहले जो जिसका फौरी तौर पे इफेक्ट आएगा ना, वो हाइपर वेंटिलेशन। वो यानी कि हाइपर वेंटिलेशन है। जी सर. यू विल ट्राई टू हैव स्लाइटली हाइपर वेंटिलेशन टू अचीव 33 to 35 मिलीमीटर मर्क। ठीक है, जी सर. उसके बाद आपने जी देखा सर. कि भाई हाइपॉक्सिया तो नहीं है, आपने देखा कि वो हेड साइड भी आपने ऊपर कर दिया आपने, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने एनाल्जेसिया देख लिया, एनेस्थीसिया देख लिया, मसल रिलैक्सेशन देख ली, सब कुछ देख लिया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, अगली स्टेप में क्या चीज़ आएंगी, दवाइयाँ आएंगी। सर उसमें अब दवाइयाँ आएंगी, इसमें सबसे पहले ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं, जिस तरह मैनिटॉल है। उसके हम्म, अलावा फ्यूसिमाइड यूज किया जा सकता है, और जो है मेकिंग श्योर द ABCD, and these are additional things in addition. Then when there is refractory raised ICP which is not responding to anything, then we will go to advanced strategies like barbiturate coma or नहीं नहीं नहीं, hypothermia. एक मिनट, इससे पहले कुछ और भी है। ये आपने सारी सर बातें बता सबसे दी। पहले सबसे पहले सर ABCD है ना, ABCDE है। उसमें जो है वही मसल रिलैक्सेशन, हाइपॉक्सिया, हाइपरकार्बिया, हाइपरथर्मिया, सीजर्स और हाइपरग्लाइसीमिया, इनको अवॉइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक इंक्लूडिंग मैनिटॉल, फ्यूसिमाइड, और इफ आई एम इसके नॉट बाद एक चीज आप मिस कर हाइपरटोनिक रहे हो। सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन, नहीं, इसके हाइपरटोनिक अलावा सलाइन भी यूज किया ये जाता है। तीनों मेडिकेशंस है। आपने डायूरेटिक कर दिया, आपने ऑस्मोटिक कर दिया, एक चीज और है, सर्जिकल ड्रेनेज। सर्जिकल ड्रेनेज, जी जी सर, सर्जिकल ड्रेनेज, बिल्कुल तो सर्जिकल ड्रेनेज अक्सर कंसीडर औकात करेंगे टू रिड्यूस द। जी सर. जहां पर वो सस्पेक्ट करते हैं, उसमें पहले बोल्ट डाल देते हैं, या वो लंबा ड्रेन डाल देते हैं, या वो ऊपर ब्रेन में वेंट्रिकुलर ड्रेन डाल देते हैं। ठीक है, जी तो सर. अगर वो एंटिसिपेट कर रहे हैं तो आप उनसे, सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं कि उनका क्या प्लान है। हो सकता है वो इंट्यूबेट करने के बाद लैटरल पोजीशन में करके पहले ड्रेन डालें। ये होता है अक्सर अक्सर जी सर. औकात इस तरह किया जाता है। ठीक है, जी सर. बस इतनी सी कहानी और है। जी सर. जी सर. अच्छा, अभी देखो, तकरीबन हेड इंजरी के अंदर और इसके अंदर बहुत सारी बातें कॉमन है। ठीक है, सिर्फ एक इसके अंदर जो आता है ना, सब रेगनाइड हेमरेज, वो डिफरेंट है थोड़ा सा। इसमें आप जी आईसीपी की, सर. जो मुझे अब याद नहीं है, आईसीपी की वेव फॉर्म्स हैं, उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं वो। ठीक है, वो लंडबर्ग वेव. डेल्टा वेव्स होती हैं, सॉरी, ये तो डेल्टा वेव्स और थीटा वेव्स तो सर वो इसकी होती EEG की। है। ईईजी की जो इसकी होती हैं, वो उनका नाम है मेरे ख्याल लंडबर्ग वेव्स। लंडबर्ग वेव्स A, B and C. जी सर. ठीक है, वो आईसीपी की वेव फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो वो आप देख लो, मुझे वो जबानी याद नहीं है, वो आप उसको देख लो, वो रट्टा ही है कि कौन सी, आपको एक दो पता होना चाहिए कि रेज आईसीपी के अंदर कौन सी होती है। ठीक है, और सब रेकनाइड हेमरेज कौन बताएगा मैं पेशेंट को। बता दूंगा सर. और कोई बोलना चाहता है, ये सर आईसीयू एक कौन। क्वेश्चन था। जी जी। सर वो आपने बताया ना कि आईसी हाइपर वेंटिलेट करके कार्बन डाइऑक्साइड का ये रेंज आपने बताई थी, तो हम लोग हाइपर वेंटिलेट करके उसके एपीजीज भिजवाएंगे, क्योंकि वो तो PaCO2 लेवल होता है ना, वो एंटाइडल कैसे हम सीओ चेक टू करते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। आप ये आप इस तरह बता दें कि आप इसके अंदर, क्योंकि इन्वेसिव मॉनिटरिंग करनी है ना, इसमें सीवीपी भी आपने डालनी है, आर्टीरियल इंट्राआर्टीरियल लाइन भी डालनी है आपने। तो आप क्या करेंगे कि आप एंटाइटल CO2 और उसका CO2 का आप इनिशियली आप वो कर लेंगे कंपैरिजन। ठीक है, तो जी सर यूजुअली ठीक है। उसमें ड्रास्टिक तब्दीली नहीं आएगी। अगर वो उस पे एंटाइटल पे 30 है और उधर 35 आ रही है, तो इसका मतलब है बस इतना ही है। ठीक है ना, जी क्योंकि सर ठीक है। जो एंटाइटल पे आ रही होगी उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी एबीजीज में। कभी कभी बिल्कुल बराबर होती है, कभी कभी डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो आप उससे जी फॉलो सर। कर लेंगे। जी सर। अच्छा, इसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि, ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक्चुअली एमसीक्यू के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करे तो कितने CO2 बढ़ती है पहले मिनट में। 6 सर 6 6 4 to 6 है, मिलीमीटर और ऑफ फिर मर्क्यूरी. एवरी मिनट
एवरी मिनट कितना होता है? थ्री जी होता है एवरी मिनट 4 होता है, फर्स्ट मिनट थ्री 6 होता है कि होता है। 4 होता है कुछ। वो देख ले वाली, मुझे भी, मेरे भी दिमाग से निकल गया इस टाइम पे। 4 to 6 होता है एवरी मिनट, मेरे ख्याल से इनिशियल पहले मिनट में ज्यादा होता है, या 4 to 6 पहले मिनट में होता है, उसके बाद 1 to 2 एवरी मिनट होता सर पहले मिनट में 6 होता है, उसके बाद पर मिनट 4 होता है। है। एग्जैक्ट, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये बारह है। अच्छा, सब अरेक्नाइड हेमरेज बताओ अब। सब अरेक्नाइड में बाकी सारी बातें देखो, आईसीपी से रिलेटेड बातें सेम है। उसके अंदर जो डिफरेंस आती है वो दो चीजें आती हैं, कि एक तो ये कि अगर वो एनोरिज्म, सेरेब्रल एनोरिज्म है और अभी रप्चर नहीं है, तो आपने क्या एहतियात करनी है? क्योंकि एनोरिज्म ही रप्चर होता है ना आमतौर पे, ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, लेकिन एनोरिज्म इज वन ऑफ द बिग मेजर कॉज फॉर सबरेक्नाइड हेमरेज। तो उसको कैसे आपने मेंटेन करना है उस वक्त? सर ट्रांसम्यूरल प्रेशर कम रखेंगे उसका, कि वो फर्दर रप्चर ना हो। एक तो ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट है उसमें, कि ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक जो 110 to 150, ये ब्रिटिश को जो गाइडलाइंस हैं वो लिखती हैं कि ठीक ब्लड है, प्रेशर को 110 to 150 रखें। उसके ठीक है। अलावा और प्रोफाइलेक्टिक निमोडिपिन स्टार्ट करनी होती है एज सून एज द देयर इज सबरेक्नाइड हेमरेज एंड इज कंटिन्यू फॉर 21 days। उसके अलावा सर इसमें देखो, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर रप्चर अभी नहीं हुआ तो आपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देना, ठीक है। और अगर रप्चर हो गया है तो अब आपने ब्लड प्रेशर को कम नहीं होने देना, एक बात। दूसरे, आपने सेरेब्रल वेजोस्पैज्म को प्रिवेंट करना है, ठीक है। जी सर। तो उसके लिए आप जो बता रहे हो अभी, निमोडिपिन जो बता रहे हो, उसके अलावा और क्या चीज होती है? सर वो ट्रिपल एच थेरेपी की बात है। हम्म। ट्रिपल एच थेरेपी सर वैसे उसके ट्रायल्स तो कहते हैं कि जब एक दफा हो जाए तो उसके बाद उसका कोई रोल है। वैसे तो मोर्टेलिटी जो है इवन उससे बढ़ जाती है अगर आप प्रोफिलैक्टिकली दें तो उसमें ट्रिपल एच। वैसे ट्रिपल एच थेरेपी सर हाइपरटेंशन, हाइपरवोलेमिया एंड हाइपरटेंशन, हाइपरवोलेमिया एंड देखो, हाइपोनेट्रीमिया। इसके आंसर को अब आप डिप्लोमेटिकली किस तरह कर सकते हो कि आपने एक तो ये कि बहुत ज्यादा विस्कोसिटी नहीं बढ़ानी, ठीक है। जी सर। विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो वो हीमोडाइल्यूशन आ गया उसका। अच्छा, जी उसके बाद ये कि हाइपरटेंशन अगर नहीं भी होगी ना, तो आपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो सेरेब्रल परफ्यूजन हैम्पर होगी, ठीक है। जी सर। दूसरे, अब एक इरिटेंट आ गया है तो उसकी वजह से सेरेब्रल वेजोस्पैज्म होने का खतरा होता है। ये तीन जी बातें सर। बस आपसे, तो जो आप बता रहे हो ना बात, आप ये बिल्कुल से कह दो कि ट्रेडिशनली ये किया जाता था, लेकिन रिसेंटली जो है ये कंट्रोवर्शियल हो गया। अब इसमें आपको कोई फेल नहीं जी कर सकता इस बात पे, ठीक है। जी सर। कि अब जो उसके अंदर वो कहते हैं कि हाइपर वोल्यूमिया करने की जरूरत नहीं है, और आपने हाइपरटेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें ब्लड प्रेशर 200 कर देंगे। आपने बस जी सर। इतना ब्लड प्रेशर रखना है कि उसका ब्लड प्रेशर कम नहीं होने देना, ठीक है। जी सर। तो ये स्मार्टली इसका आंसर है। बाकी यकीन करो, बिलीव मी, अगर इसको समरी करो ना न्यूरो एनेस्थीसिया को, तो यही आपकी बातें हैं कि आपने CO2 का रिलेशन पता हो, O2 का रिलेशन पता हो, आपने कौन कौन से फैक्टर्स, अगर ब्रेन टाइट ब्रेन हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होंगे तो आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद आपकी पोजीशन से रिलेटेड बात हो गई, और इनहेलेशनल एजेंट्स का क्या रोल है, IV एजेंट्स का क्या रोल है। आपने जो है ओपियाइड्स का और IV एजेंट्स बेहतर है एज कम्पेयर टू आपका इनहेलेशनल एजेंट्स। इनहेलेशन एजेंट्स में पहले ट्रेडिशनली आइसोफ्लोरिन यूज की जाती थी, लेकिन अब जो है वो कुछ ट्रायल्स उसके सीवोफ्लोरिन के भी हैं। डेस्फ्लोरेन और हेलोथेन आपने अवॉइड करनी है, बस इतनी सी बात जी है, सर। ठीक है। क्या न्यूरो जो है, या न्यूरो के तौर पे आता है या हेड इंजरी के तौर पे आता है? तो अगर वो हेड इंजरी के तौर पे पूछेंगे तो उसमें आपने ध्यान में रखना है कि वो आपसे स्पाइन इंजरी के बारे में बात होगी, कि आपने स्पाइन इंजरी हमेशा कंसिडर करनी है, मिल्स का जिक्र करना है जरूर। और आपने वो क्वेश्चन आपसे या तो ट्रांसफर का पूछ सकते हैं कि आपने पेशेंट को ट्रांसफर कैसे करना है, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि पेशेंट को CT स्कैन करवाना है तो CT स्कैन के लिए कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो बाकी सारी बातें तकरीबन यही कॉमन है। तो आप लोग देख लें, अगर कोई और मजीद कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो कल फिर इसके सर अंदर कोई। पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया का बता दें इसमें न्यूरो में।
हाँ अच्छा, एक बात याद आ गई, वो पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया के आपने बोला है ना, रिसेंटली किताबों में, पहले किताबों में नहीं लिखा हुआ था या लिखा हुआ था पता नहीं, मुझे तो, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि कोई स्कैल्प ब्लॉक भी कोई चीज होती है। लेकिन आप लोग स्कैल्प ब्लॉक पढ़ लें और उनकी लंबी चौड़ी सी नर्व्स हैं, उनके नाम याद कर लें। वो उस जमाने में याद की थी, और हम लोगों को मैंने इत्तेफाक से जब मैं FCI किया था, तो हाँ एक और टॉपिक याद आ गया, देखे इस तरह याद भूल जाती है चीजें। अवेक क्रेनियोटमी, ठीक है, तो अब एक क्रेनियोटमी के रेफरेंस से ये स्कैल्प ब्लॉक है। तो स्कैल्प ब्लॉक की सर आपको वो नर्व्स का पता होना चाहिए। और एनाल्जेसिया भी देखो, ये ब्रेन से इसमें कोई इंसियन की पेन या बहुत ज्यादा नहीं होती। जब सर्जरी हो गई है तो आप लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर दें, स्कैल्प ब्लॉक का जिक्र कर दें, और आपका जो नॉर्मल है, क्योंकि कई अगर वो पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन कर रहे हैं तो तब आपको स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी ब्लंट करना है, और आपने इंट्यूबेशन को मेंटेन रखना है, आपने ICP को भी मेंटेन रखना है। ठीक है, सर ये वो है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो अब एक क्रेनियोटमी पढ़ लेना। अब एक क्रेनियोटमी में है कुछ भी नहीं, वो एलिक्वेटल, मुझे नाम ही भूल गया था, वो इतना मुश्किल सा नाम है, एलिक्वेंट सेंटर समथिंग, के जिसके अंदर बेसिकली वो फार्माकोलॉजिकल होती है, फिजियोलॉजिकल होती है, दो तीन इंडिकेशंस होती हैं वेक क्रेनियोटमी की। तो वो कैसे करते हैं, क्या उसका होता है, अवेक, वो अवेक स्लीप होता है और अवेक होता है, उसके अंदर पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, ट्यूब डिसलोकेट हो सकता है, क्या नाम है इसका, ट्यूब डिसलोकेट कह रहा हूँ, पेशेंट अनकंफर्टेबल हो सकता है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है क्योंकि वो आपने शीट्स वगैरह डाली हुई हैं। तो आप एनी सिक्वेले के लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। वो क्या आप उसमें माइल्ड सेडेशन दे सकते हैं, आप उसको क्वाइट एंड काम कर सकते हैं, आप डेक्समेडिटोमेडीन का जिक्र कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो ये है भाई। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर आप लोग अगर देखें, जो अगर आप लोग जो जी एक्यूट और क्रॉनिक स्पाइनल कॉर्ड एक्यूट और क्रॉनिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर, एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के वो जो फिक्सेशन के लिए कई दफा बात करते हैं, और वो क्रॉनिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की लॉन्ग टर्म में एक बंदा जो है उसको, सॉरी स्पाइनल जी क्रॉनिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी और अभी वो कुछ सर्जरी वगैरह करवाने आया, तो उसके क्या क्या कंसर्न होंगे? वो भी एक सवाल सर, वो रोटेट करता होता है आगे पीछे कि देखो क्रॉनिक मेरी स्पाइनल बात कॉर्ड सुनो, इंजरी जाता एक्यूट है स्पाइनल उसकी। कॉर्ड इंजरी के अंदर ना स्पाइनल शॉक है, हाइपोटेंशन है, और पेशेंट सीवियर शॉक में होगा, और शॉक की मैनेजमेंट है ज्यादा। ठीक है, और आपने सेकेंडरी जो इंजरी है उससे बचाना है। उसके अंदर स्टीरॉयड का भी जो रोल है, वही जिस तरह का आंसर अपने अभी आपने दिया था ना, वही आंसर आपने देना है कि भाई पहले दिया जाता था हाई डोज में मिथाइल प्रेडनिसोलोन, लेकिन रिसेंटली उसको अब तकरीबन वो अब नहीं यूज हो रहा। ठीक है, कुछ सेंटर्स में तो बार ये कि उसका जो रोल है वो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हाइपोटेंशन होगी, और लेवल किस लेवल पे इंजरी हुई है इसकी से डिफाइन होगा कि भाई एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और हेमीप्लीजिया, इससे क्या नाम है उसका, हेमी सेक्शन है, तो वो जो ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम वाला होता है कि एक साइड की इप्सिलैटरल साइड की आपकी जो है वो मोटर जाएगी, और पेन टच जाएगी, और अपोजिट साइड की सेंसेस जाएगी, ऐसे ही है ना। एक उसी साइड की सर वो जो होगी वो मोटर पावर चली जाएगी, हम्म और सेकेंडली जो है उसी साइड की जो वो होंगे डॉर्सल कॉलम जो होंगे जिनमें फाइन टच प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन है, वो हम्म, चले जाएंगे, और ऑपोजिट साइड के जो वो होंगे पेन और टेम्परेचर और क्रू टच और प्रेशर जो हाँ जी। स्पाइनोथैलेमिक वाले हैं, तो वो तो ऑपोजिट वो साइड की जो जाएगी। जूलियन बार्कर है ना, उसके अंदर बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है उसका, ये 3-4 बातें जो बिल्कुल ब्लंटली पूछते हैं ना वो। अब दूसरा जो क्रॉनिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है ना, उसमें देखो, उसमें वो आप ये कहेंगे कि जो उसका जो एग्जिस्टिंग उसका न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा ना, उसको उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है आपकी जो इसके अंदर क्वेश्चन वो ये पूछते हैं अक्सर कि भाई उसके अंदर आपको अगर सेंसेस ही नहीं है तो आपको कोई एनेस्थीसिया देना है या नहीं देना, और उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जी सर, उसमें सर बेसिकली वो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के कंसर्न की वजह से, और इस वजह से एनेस्थीसिया के वो तीन चार वो एक बने हुए हैं ब्रिटिश जनरल के अंदर के, जो तीन चार चीजें हमने देखनी है कि सबसे पहले सर्जरी अबव द लेवल ऑफ लीजन है, तो लीजन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, और एसोसिएटेड स्पैज्म है कि ये नहीं या नहीं है। तो ये तीन चार चीजें देख के
और जो है ना सॉरी सबसे पहले देखेंगे लेवल क्या है, दूसरे में देखेंगे कंप्लीट या इनकम्प्लीट है, तीसरा देखेंगे ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया है कि नहीं है, और चौथा देखेंगे स्पेजम है कि नहीं है। नहीं तो नहीं, उस हिसाब से हम डिसाइड देखो इन पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, आप उनका ध्यान में रखें। अगर इनकी अपर जी सर। है तो इसमें हो सकता है पेशेंट को ट्रेकोस्टमी हुई हो, ठीक है। जी सर हो बिल्कुल। सकता है इस पेशेंट को वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो, ठीक है। इवन जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, ये वो तो सवाल में पूछने में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, क्योंकि अगर वो क्वाड्रिप्लीजिया हाई सर्वाइकल हुआ है तो इवन वो पेशेंट आपके पता है किस तरह भी प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने करवाया भी हुआ एक दो दफा केस, वो स्पाइनल वो सॉरी जो होता है वो डायफ्राग्मेटिक जो होता है ना, वो एक स्टिमुलेटर होता है, वो लैप्रोस्कोपिक इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसकी इंसर्शन का भी वो प्रोसीजर होता है, वो भी हो सकता है। बाकी इसके ना इन्फेक्शंस के ज़्यादा चांसेस होंगे अगर कोई क्योंकि इनमें अक्सर ब्लैडर कंट्रोल और रेक्टल कंट्रोल नहीं होता, तो अगर वो स्ट्रेच हो रहा है या अगर ब्लैडर उसका फुल हुआ है तो उसकी वजह से, क्योंकि कोई स्टिमुलस होगा जिसकी वजह से उसको सडन हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे आपने इसके अंदर ये एक्चुअली उसमें जो है ना, जब हम लोग भी पढ़ रहे थे तो ये आर्टिकल में कहीं लिखा हुआ था कि अगर सेंस नहीं है तो आपको कुछ एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुरानी बहुत अरसे पहले पढ़ा था ये, सर लेकिन देना है होता है, स्पाइनल आपने कॉर्ड देना। रिफ्लेक्सेस तो रहते हैं ना, वो तो इंटैक्ट रहेंगे ना। अपर सेंटर के रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कट ऑफ होते हैं ना, हायर सेंटर्स। स्पाइनल कॉर्ड के जो लोकल रिफ्लेक्सेस हैं वो रहेंगे, विथड्रॉल वगैरह। बिल्कुल। देखो उसके अंदर आपने सक्सामेथोनियम के बारे में बात करनी है, और उसके अंदर आपने ये देना है कि बेशक उसको सेंस नहीं है तो भी आपने उसको एनेस्थीसिया देना है जी सर। टू प्रिवेंट अच्छा रिफ्लेक्स ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, ठीक है ना। तो चलें अब इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो भी आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं टॉपिक, आप मुझे बता दीजिएगा। सुबह मैं सिनेरियो भेजूंगा उसका, प्लीज कोशिश करें आप लोग आंसर रिकॉर्ड करके भेजें, ठीक है। जी तो सर। थैंक यू वेरी मच, जी सर, इंशाल्लाह थैंक फिर यू कल। सर। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।